So again, Jai Hind everyone and welcome to Only PYQ's YouTube channel. So यार this is the part second. ये chapter 5 हम cover कर रहे हैं of class 6th and obviously subject अपना geography है. So ये वीडियो पार्ट सेकंड रहने वाला है और ऑलरेडी पार्ट 1 हम इस चैप्टर का कवर कर चुके हैं. सो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा. बाकी एट द सेम टाइम क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है एंड चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो इसके इन वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. सो एट द सेम टाइम काफ़ी बंदों को पता है अभी हम रगड़ा सीरीज कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उसी का पार्ट है. और ये रगड़ा सीरीज एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी सीरीज है अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज. क्लियर है? सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज कैसे फ्रेम करता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरह से होती है ना. क्वेश्चन फ्रेमिंग को समझना बहुत ज़रूरी है हर एक एस्पिरेंट के लिए. दूसरा, इन फ्यूचर क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं ये हम करेंगे प्रिडिक्ट. और एट द सेम टाइम जो स्किल होता है ना, हाउ टू रीड एन एनसीईआरटी, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, ये कला है. ठीक है, तो ये कला को हम चैप्टर के साथ साथ पढ़ते हुए कवर करेंगे. सो दिस इज़ द रगड़ा सीरीज. एंड एक और चीज़, ये अपना ओनली पीवाईक्यूज टेलीग्राम चैनल है, आप जाके इसको फॉलो करो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा. इसमें आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस. वेरियस एग्जाम्स को हमने कवर करा है. आप यहाँ पे पिन मैसेजेस में सर्च कर लेना, आपको लिस्ट मिल जाएगी जो हमने पीवाईक्यूज को कवर करे हैं. एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स मिल जाएंगे डेली बेसिस पर, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं. और लास्टली एक हमारा इनिशिएटिव है विच इज़ प्रथम अस्त्र. दीज आर द बुकलेट्स ऑफ प्रथम अस्त्र. एंड प्रथम अस्त्र क्या है? इट इज़ कम्प्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड इनिशिएटिव और इसमें हमने 160 प्लस यूपीएससी पेपर्स को कंपाइल करा है और आपको 15,000 प्लस पीवाईक्यूज प्रोवाइड करे हैं विच आर अरेंज टॉपिक वाइज. एक सेकेंड, 15,000 प्लस पीवाईक्यूज है ना. सो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो पीवाईक्यूज आप ऐसी चीज़ है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो ये लिस्ट कौन सी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ पेपर जो हमने प्रथम अस्त्र में कवर करा है. बाकी प्रथम अस्त्र से रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेरी हो, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8860288368 इस पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, वी विल कनेक्ट विद ईच अदर. सो यार अपने चैप्टर पर मूव करते हैं. सो दिस इज द चैप्टर क्लास 6 चैप्टर 5th एंड चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने या तो बुक ओपन कर रखी होगी या फिर आप मेरे साथ पीडीएफ में साथ के साथ पढ़ रहे हो. सो जहाँ से हमने लास्ट टाइम चैप्टर टच करा था वहाँ पर हम चलते हैं. सो ये मैप भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. एंड डिड यू नो, यहाँ पे जो डू यू नो लिखा है ना, ये यहाँ तक हमने कवर करा था. एंड अब हमें इस वीडियो में कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करना है. सो यहाँ पे देखो, एवरीवन नोस कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पे, है ना. 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और इसकी मैंने आपको क्रोनोलॉजी भी बताई थी. क्रोनोलॉजी ये भी मैंने आपको बताई थी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ साइज. ये मैंने आपको बताया था और कहा था कि आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखना, तो आपका इससे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा. सो ऐसे ही एक एक करके यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हम यहाँ पर देखेंगे. जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे वो भी हम साथ के साथ मार्क करेंगे. सो सबसे पहले जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट कह रहे हैं वो दोनों ही टर्म्स में कह रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ साइज. दोनों ही कंटेक्स्ट में एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ.
अब जो यहाँ पे जो फिगर दे रखा है ना 1/3, ये आपको मार्क करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इसको एग्जाम में 2/3 भी कर सकता है और स्टेटमेंट आपको ब्लफ कर देगा। क्लियर है? तो ऐसे ही कीवर्ड्स को आपको मार्क करते हुए चलना है। दैट्स वाई एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी का रिप्लेसमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो अब नेक्स्ट है, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये तो बहुत इजी स्टेटमेंट है। अपना एशिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। यहाँ पे अगर प्राइम मेरिडियन है तो उसके ईस्ट साइड पर एशिया पड़ेगा और वेस्ट साइड पे यूरोप पड़ेगा। अब नेक्स्ट है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये पास करता है एशिया से। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। आप ऊपर जाओगे, यहाँ पर आपको एशिया दिख रहा है, एंड एशिया के यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हुए दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये एक इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, एट द सेम टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये पास करती हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय उरल माउंटेन्स। अब यहाँ पे उरल माउंटेन्स का गिवन है कि ये एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है, और उरल माउंटेन की जो लोकेशन है वो है रशिया। ये आपके रशिया में लोकेट होते हैं उरल माउंटेन्स। एंड नेक्स्ट है, कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया। जो ये यूरेशिया कीवर्ड है ना, यूरेशिया डिनोट करता है यूरोप एंड एशिया के लैंडमास को, दोनों को मिला के हम यूरेशिया बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट एशिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट यूरोप। यूरोप हमारा सेकेंड कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पे यूरोप के बारे में क्या गिवन है कि ये बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू एशिया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी और इन टर्म्स ऑफ साइज भी। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ऑब्वियसली वेस्ट ऑफ एशिया पे आपको यूरोप मिलेगा। नेक्स्ट है ये लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। जो आर्टिक सर्कल है अपना 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये सर्कल यूरोप से पास करता है। ठीक है, एग्जाम में यूपीएससी क्या करता है, डज नॉट पास कर देगा कि द आर्टिक सर्कल डज नॉट पास थ्रू यूरोप, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिक सर्कल पास करता है। इट इज बाउंड बाय वाटर ऑन 3 साइड। तो यूरोप के साइड में 3 वाटर बॉडीज हैं। क्लियर है? और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो 3 वाटर बॉडीज कौन सी हैं। जो कि छोटा छोटा होमवर्क होता है, और ये साथ के साथ करोगे ना कमेंट सेक्शन में, तो आपका रिवीजन होगा। क्योंकि अगर मैं बता दूंगा, आप सुन लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे, तो वो चीज़ आपके माइंड से मिस आउट हो जाएगी। चीज़ें फ्लश आउट ना हो, दैट्स वाई कुछ चीज़ें मैं आपको करने को दूंगा, तो वो कर लोगे तो आपका बेनिफिट रहेगा लॉन्ग टर्म में, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। 3 साइड से यूरोप कॉन्टिनेंट क्या है, पानी से कवर्ड है। अब नेक्स्ट बस इतना ही दे रखा है यूरोप का। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट अपना अफ्रीका। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्लियर है? सो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ साइज, दोनों ही है। मैंने आपको क्रोनोलॉजी पिछले चैप्टर में बताई थी, आपको याद आ रहा होगा, है ना। अब नेक्स्ट है, द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अफ्रीका का जो लार्ज पार्ट है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थ के पार्ट में लाई करता है, ना कि साउथ के पार्ट में। ठीक है, इट लाइज मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट, ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। ठीक है, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आपको एक चीज़ बतानी है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया की कौन सी स्टेट से पास होती हैं? गुजरात, राजस्थान से ना। तो आप मुझे टिल त्रिपुरा, तीनों जितनी भी सारी स्टेट्स हैं वो आप मुझे ऑर्डर में कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब नेक्स्ट है, जो सहारा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। फर्स्ट थिंग सिंपल है। नेक्स्ट है, ये लार्जेस्ट है और ये लोकेट करता है अफ्रीका में। नेक्स्ट है, द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी। ठीक है, तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके चारों ही साइड क्या है, वाटर बॉडीज है। नेक्स्ट, जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, वो भी अफ्रीका से क्या होती है, पास करती है।
सो दिस इज अबाउट अफ्रीका। जस्ट एक सेकेंड में इन सबको इरेज कर लूँ मैं। अब नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। सो नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या गिवन है कि ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्लियर है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी इन टर्म्स ऑफ साइज। मैं आपको एक बार क्रोनोलॉजी फिर से दिखा देता हूँ, है ना। ये क्रोनोलॉजी आप देखो और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप अपने नोट्स में इसको ऐड करो। सो इन टर्म्स ऑफ साइज देखो यहाँ पे क्या है। फर्स्ट है एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अब पॉपुलेशन की अगर बात करें तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, यूरोप थर्ड पे आता है, एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। क्लियर है? सो दिस इज द क्रोनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए। और ऐसे ही मैंने आपको ये ओशियन वाइज क्रोनोलॉजी बताई थी जिसका निमोनिक है पैसा। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओशियन यहाँ पे मेंशन है। सबसे बड़ा है अफ्रीका, देन अटलांटिक ओशियन, सॉरी पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन। ठीक है, तो आपको इन सारी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये कंप्लीटली लाई करता है किसमें? नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, ठीक है, सो ये है वेस्टर्न प्लस एट द सेम टाइम नदर्न। तो ये नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। ये नॉर्थ और सॉरी साउथ और साउथ वेस्टर्न है, ये नॉर्थ ईस्टर्न है, और ये साउथ ईस्टर्न है। क्लियर है? सो ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, वो यहाँ लाई करता है कंप्लीटली। जो ये वर्ड है ना कंप्लीटली, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी को चेंज करके यहाँ पे लिखेगा यूपीएससी पार्शियली। क्लियर है? और क्वेश्चन कर देगा ब्लफ। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ये भी जो नॉर्थ अमेरिका है ना, ये 3 साइड से वाटर बॉडी से क्या है? कवर्ड है। तो वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं? वो है फर्स्ट वाटर बॉडी है अटलांटिक, दूसरी है पैसिफिक, और तीसरी है आर्टिक। आर्टिक है नॉर्थ में, पैसिफिक है वेस्ट में, और अटलांटिक है ईस्ट में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने 5th कॉन्टिनेंट पे, विच इज साउथ अमेरिका। सो साउथ अमेरिका का लिखा यहाँ पे लाइज मोस्टली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे कंप्लीटली कीवर्ड नहीं लिखा हुआ। जो ऊपर लिखा हुआ था ना कंप्लीटली, वो यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्टली। तो यूपीएससी यहाँ पे ऊपर ये जहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है, इसको चेंज करके यहाँ पर मोस्टली लिख सकता है। क्लियर है? तो ये चीज याद रखनी है, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीटली लाई करता है नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। एट द सेम टाइम साउथ अमेरिका लाई करता है मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड यहाँ पे एक एंडेस है माउंटेन रेंज, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो रन करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड एट द सेम टाइम एक लार्जेस्ट रिवर है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर अमेजन। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर हमने पढ़ी थी अभी, जस्ट एक सेकेंड। अगर लॉन्गेस्ट रिवर का नाम लिया जाए, लॉन्गेस्ट रिवर, तो आंसर होता है नाइल। और अगर लार्जेस्ट रिवर की बात की जाती है तो आंसर होता है अमेजन। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब सेकंड लास्ट हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले लिखा है ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, दैट लाइज एंटायरली। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्ड क्या यूज कर रहा है? एंटायरली, नॉट मोस्टली, नॉट पार्शली, इट कंप्लीटली लाइज एंटायरली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। और ये सारी ही साइड से क्या है? ओशियन और सी से कवर्ड है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आइलैंड कॉन्टिनेंट हम ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, आगे मूव करने से पहले इन कीवर्ड्स को ज़रा पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इस्थमस, और दूसरा यहाँ पे कीवर्ड है स्ट्रेट।
तो इस्थमस क्या होता है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, ठीक है, जो दो लैंड मासेस को जोड़ता है। यहाँ से देखो जोड़ रहा है ये, तो इसको बोलते हैं हम इस्थमस। और स्ट्रेट क्या होता है? अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। तो दोनों का मतलब दोनों की डेफिनेशन अलग है। सो स्ट्रेट कनेक्ट करता है दो लार्ज वाटर बॉडीज को, एक वाटर बॉडी यहाँ पर है और एक लार्ज वाटर बॉडी यहाँ पर है, तो इसको ये आपस में यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, क्लियर है। और वैसे और इस्थमस क्या करता है? दो लार्ज लैंड मास को कनेक्ट करता है, क्लियर है, थ्रू अ नैरो स्ट्रिप। सो इस्थमस और स्ट्रेट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है अंटार्कटिका। लास्ट हमारा ये कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेवेंथ कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड यूज करा है कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में है ना। नीचे के साइड अंटार्कटिका होता है, ऊपर के साथ नॉर्थ में हमें आर्टिक मिलता है और साउथ में हमें अंटार्कटिका मिलता है ना। नेक्स्ट है द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर, ठीक है। जो साउथ पोल होता है वो अंटार्कटिका के बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर पे मिलता है। As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheet. There is no permanent human settlement. Many countries have research station in Antarctica। और इंडिया के कौन से रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर? मैत्री, भारती। ये तो दो सिर्फ एनसीईआरटी ने लिख दी है, लेकिन आपको तीसरा भी पता होना चाहिए। सॉरी, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, और तीसरा है हमारा भारती। तो तीन रिसर्च स्टेशन हमारे अंटार्कटिका में है, ठीक है। अंटार्कटिका में कितने? तीन है। और अगर आर्टिक की बात करें वहां पर एक है। और यही यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन सीडीएस 2012 में पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे? द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री, हिमाद्री एक रिसर्च स्टेशन है, वो कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, सियाचिन नहीं, दार्जिलिंग नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन होगी इन दोनों में, या तो आर्टिक या तो अंटार्कटिका, ठीक है। तो इसका आंसर है आर्टिक रीजन। आर्टिक रीजन में हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है, क्लियर है। और अंटार्कटिका में तीन है, अंटार्कटिका में तीन रिसर्च स्टेशन है। कौन कौन से? पहला मैत्री, फिर दक्षिण गंगोत्री और फिर भारती। सबसे जो रिसेंट वन है वो भारती, आई गेस 2015 में ही ओपन हुआ था। अब अगर इंडिया के प्रोग्राम्स की बात करें, रिसर्च प्रोग्राम अंटार्कटिका में कब शुरू हुआ था? 1981 में, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अब रिसर्च स्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर हमें प्रोग्राम्स का पता होना चाहिए कि वो कौन सी ईयर में स्टार्ट हुए थे, क्योंकि यूपीएससी ऐसी ही स्टेटमेंट बनाता है। और इंडिया का जो आर्टिक प्रोग्राम है वो 2007 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च स्टेशन। अब नेक्स्ट है, अब हमें पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक और हाइड्रोस्फीयर को पढ़ने से पहले हम इस पीवाईक्यू को देखते हैं, जो कि CISF LDC 2019 में यूपीएससी ने पूछा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट रिसर्च एट अंटार्कटिका? तो पहला पूछा है यहाँ पर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करा उन्होंने, भारती भी मेंशन है जो कि रिसेंट वन है, एंड आई एम नॉट रॉन्ग ये 2015 में स्टार्ट हुआ है, क्लियर है। मैत्री 2007, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अब ये दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट था। और एक और चीज़ बताता हूँ, जो दक्षिण गंगोत्री है ना वो ऑपरेशनल नहीं है, अब इसको एज अ वेयर हाउस के तौर पे यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। तो दक्षिण गंगोत्री वॉज द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश्ड इन एट अंटार्कटिका, क्लियर है। तो इसका आंसर होगा ए। अब हमें पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर के बारे में, और पढ़ने से पहले इसमें तामझाम को इरेज कर लूँ। अब हमें पढ़ना है अबाउट हाइड्रोस्फीयर। एंड आई हैव टोल्ड यू पिछले वाले पार्ट में कि हाइड्रोस्फीयर में सब चीज़ आती हैं जो अर्थ में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो चीज़ लिक्विड में, एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये सारा ही पार्ट है किसका? हाइड्रोस्फीयर का। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हाइड्रोस्फीयर की वजह से अर्थ में मोर देन 71% क्या है? वाटर है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, सिंपल। नेक्स्ट है मोर देन 71% क्या है? वाटर है, एंड 29% क्या है? लैंड है, क्लियर है। और हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। यहाँ पे जो ये ऑल कीवर्ड है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज रनिंग वाटर इन ओशियन,
and rivers and in lakes, ice in glacier, underground water and the water vapor in atmosphere. तो सब ही कुछ हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, वो भले ही आइस की फॉर्म में हो, वो भले ही लिक्विड के फॉर्म में हो जो कि हमें ओशियंस और रिवर्स एंड लेक्स में मिल जाता है, एंड वो भले ही वाटर वेपर के फॉर्म में हो इन एटमॉस्फेयर, सारा ही हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। नेक्स्ट है, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एंड इट इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। क्लियर है, सिंपल सी बात है, 97% से ज़्यादा क्या है, सॉल्ट वाटर है इंडिया, वो पूरी अर्थ पे। अब यहाँ पर ये इमेज दे रखी है और इससे बेटर इमेज ये है, और यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे ना पूरी क्रोनोलॉजी मेंशन है कि कितना परसेंट आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ओशियंस में 97.3% वाटर है। क्लियर है, 97.3 एग्जैक्ट। तो ये फिगर आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए क्योंकि ये जो इमेज है ना ये एनसीईआरटी की ही है। आगे मैंने ये आई गेस 6 या 7 चैप्टर की एनसीईआरटी की ये इमेज यहाँ पे मैंने यूज़ करी है। सो अब नेक्स्ट है, आइस कैप पे कितना परसेंट है, 2%। ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर कितना है, 0.68। फ्रेश वाटर लेक एंड इनलैंड सीज कितना है, 0.009। सॉल्ट लेक कितना है, ये भी सेम 0.009। एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.0019। और सबसे कम फ्रेश वाटर आपको रिवर्स में मिलेगा, कितना, 0.0001। ठीक है, अब इसमें देखो करना क्या है, ये जो परसेंटेज गिवन है ना ये आप याद मत करो, आप ओशियन की याद करो बस, सी कैप की याद करो एंड मोस्टली ग्राउंड वाटर की याद कर लो। ठीक है, वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे क्रोनोलॉजी बताओ कि फ्रेश वाटर किस हिसाब से मिलेगा, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आपको ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, और लास्टली एटली ये तो पता होना चाहिए कि रिवर्स में आपको सबसे कम फ्रेश वाटर मिलता है। ठीक है, साउंड्स थोड़ा सा अजीब कि यहाँ पे सॉल्ट लेक्स में थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेश वाटर है, बट यू नो दिस इज ये क्रोनोलॉजी है और आपको इसी को याद करना है। सो आई होप इतना आपको मैं बताता जा रहा हूँ एंड इतना आपको समझ में भी आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं। सो देखो भली क्लास 6 की एनसीईआरटी है लेकिन हम इसको क्लास 6 की एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो भी दिखा रहा हूँ पीवाईक्यूज के थ्रू, और एट द सेम टाइम हम क्वेश्चन फ्यूचर के क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और देखो यार इसी तरह से एनसीईआरटी बंदा प्रिपेयर करता है, और जितना इस यू नो पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को प्रिपेयर करोगे उतना आपकी एनसीईआरटी स्ट्रांग होंगी। सो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है ओशियंस के बारे में। क्लियर है, वी हैव टू रीड अबाउट ओशियंस। सो सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि जितने भी ओशियंस है अर्थ पे वो सारे आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, ये ऑल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्या है, आपस में इंटर कनेक्टेड है। नेक्स्ट, द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। अभी जो ऑलवेज है ना ये हो जाता है स्पेसिफिक कीवर्ड, एंड आई हैव टोल्ड यू जो भी स्पेसिफिक कीवर्ड एनसीईआरटी में गिवन आप उसको मार्क कर लो। तो ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर, कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो ओशियन वाटर को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है वेव्स, दूसरा है टाइड्स, और तीसरा है ओशियन करंट्स। और इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, रीड करेंगे अच्छे से, वेव के बारे में भी, टाइड्स के बारे में भी, ओशियन करंट्स के बारे में भी। नेक्स्ट है, अर्थ सरफेस पे 5 मेजर ओशियंस हैं जिनका नाम क्या है, मैंने आपको निमोनिक बताया था। स्टार्ट हो जाओ, पहला क्या था, पैसिफिक, फिर उसके बाद क्या था, अटलांटिक, फिर उसके बाद था इंडियन, फिर उसके बाद था सदर्न, और फिर उसके बाद था आर्टिक। और इसका निमोनिक क्या है, पैसा, PAISA। ठीक है, तो दिस इज द निमोनिक ऑफ ओशियन अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब हम फर्स्ट ओशियन के बारे में पढ़ेंगे विच इज पैसिफिक। हमारा पहला ओशियन है पैसिफिक। अब यहाँ पे गिवन है कि ये लार्जेस्ट ओशियन है, तो सिंपल सी बात है, दिस इज लार्जेस्ट ओशियन, ये आपको मार्क करना है। नेक्स्ट, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द ओशियन। ठीक है, तो ये जो 1/3 है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी क्या करेगा, इसको चेंज करके बोल देगा दिस इज 2/3, है ना। तो जिन्होंने एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड डीपली अच्छे से नहीं पढ़ी वो मोस्टली ब्लफ हो सकते हैं,
नेक्स्ट है यहाँ पे मरियाना ट्रेंच के बारे में गिवन है। मरियाना ट्रेंच के बारे में ज़रूर आएगा क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में ही लाई करती है। और ये क्या है, ये डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, और लाई करता है ये किसमें, वेस्ट सॉरी पैसिफिक ओशन में। अब आप मुझे बताओगे कि ये पैसिफिक ओशन में कहाँ लाई करता है, ये नॉर्थ में लाई करता है, या ये ईस्ट में लाई करता है, या फिर ये वेस्ट में लाई करता है, साउथ में लाई करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मरियाना ट्रेंच। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, वेस्ट ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन और सदर्न पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। अब नेक्स्ट है, द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। अब यहाँ पे शेप दे रखी है पैसिफिक ओशन की, जो क्या है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है। देखो यहाँ पे मैंने इमेज डाल रखी है पैसिफिक ओशन की, और एंड दिस इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। क्लियर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। ठीक है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ये से सराउंडेड है। ये चार बॉडीज को, लैंड मास का आपको नाम पता होना चाहिए। अब लास्ट है सॉरी अब नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक ओशियन। सेकंड है हमारा अटलांटिक ओशियन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अटलांटिक ओशियन के बारे में क्या गिवन है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन आफ्टर पैसिफिक। और इसका शेप क्या है, एस शेप है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बना देगा। बताओ एस शेप का ओशियन कौन सा है, तो देखो ये एस शेप ऐसे है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो दिस इज एस शेप ओशियन। और ये पड़ता है साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में। ठीक है, it is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. अभी जो highly indented है ना, this is very important क्योंकि यहाँ से PYQ आ चुका है, UPSC पूछ चुका है कि highly indented coastline कौन से ocean की है, तो this is nothing but Atlantic Ocean. अब यहाँ पे देखो इंटेंडेड कोस्टलाइन होती क्या है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये एक लैंड मास है और इसकी कोस्टलाइन देखो नीचे जा रही है अंदर ऐसे ना, अब फिर यहाँ अंदर तक घुस रही है, और आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये लैंड मास की क्या हो रहा है, पानी अंदर तक आ रहा है। तो इस वजह से पता है क्या होता है, ये बहुत अच्छी और आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है हार्बर, नेचुरल हार्बर के लिए। ठीक है, सो आपको अटलांटिक ओशन से रिलेटेड ये कीवर्ड याद रखना है कि इसकी कोस्टलाइन क्या है, हाईली इंटेंडेड है, इंडेंटेड। और इस वजह से क्या होता है, ये आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है पोर्ट्स वगैरह के लिए, है ना, और नेचुरल हार्बर के लिए ये आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये वाटर बॉडी अंदर तक जा रही है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर जो पोर्ट्स वगैरह होंगे उनके लिए आइडियल लोकेशन फॉर्म होगी। सो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड दे रखा है कि ये बिजिएस्ट ओशियन है। अगर इसको कॉमर्स टर्म से अगर बात करें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, तो ये इट इज़ अ बिजिएस्ट ओशियन। सो अब इसी लाइन से मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। इवन दो ये NCERT क्लास 11 का क्वेश्चन है, बट ये क्लास 6 से भी सॉल्व हो जाएगा। क्लास 6 मैंने जो आपको दिखाया, ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी। यहाँ पे कीवर्ड आ गया बिजिएस्ट सी, रूट लिंक टू इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे सिंपल देखो, इंडियन ओशियन नो, काट दो, केप ऑफ गुड होप काट दो, पैसिफिक काट दो, अटलांटिक, सिर्फ अटलांटिक दे रहा है, और यहाँ पे क्या, नदर्न अटलांटिक। क्लियर है। वैसे ये क्लास 11 से डायरेक्टली पूछा है, जब क्लास 11 करेंगे ना तो अगेन ये PYQ मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेकिन एट द सेम टाइम क्लास 11 का PYQ है और हम इसको 6th क्लास के बुक से सॉल्व कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा ओशियन है विच इज इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन के बारे में लिखा है कि ये इकलौता ओशियन है जो कि एक कंट्री के नाम पर है। ठीक है, तो इंडिया की इंपॉर्टेंस इस वजह से स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और इस वजह से एक पूरे ओशियन का नाम इंडिया के नाम पे रख दिया। अब नेक्स्ट है, इसका शेप क्या है, इट इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। अब देखो यहाँ पे ये ट्राइंगुलर की ऐसी शेप बन रही है। सो अटलांटिक का शेप क्या था, इट इज एस शेप। इंडियन ओशियन ट्राइंगुलर है, और पैसिफिक ओशियन बताओ भी जो मैंने आपको बताया है, पैसिफिक ओशियन क्या है, ये सर्कुलर है। तो ये सारे ये जो ओशियन दे रखे हैं, इन ओशियन की शेप्स आपको याद होनी चाहिए, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा या फिर आपको घुमा देगा।
अब नेक्स्ट है, लास्टली हमें पढ़ना है अबाउट आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन के बारे में लिखा हुआ है कि ये लोकेट होता है विद इन आर्टिक सर्कल में, ठीक है, नॉर्थ पोल के अराउंड, और ये कनेक्ट होता है पैसिफिक ओशन से। क्लियर है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आर्टिक ओशन और यहाँ पर है पैसिफिक, इसको कनेक्ट करता है कौन? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो बेरिंग स्ट्रेट पूछ सकता है कि कौन से दो ओशन को कनेक्ट करता है, या फिर यूपीएससी स्ट्रेट का नाम पूछ लेगा कि आर्टिक और पैसिफिक ओशन को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट क्या होता है? जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर दे, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे बाय अ नैरो स्ट्रिप, उसको बोलते हैं हम आर्टिक, सॉरी उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। और यहाँ पे हमारा आर्टिक ओशन हो चुका है कंप्लीट। सो अब हमें पढ़ना है अबाउट एटमॉस्फेयर। ज़रा मैं इस तामझाम को मिटा लूँ। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर के बारे में। सो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसने हमारे अर्थ को कवर कर रखा है लाइक अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और ये हमारे प्लैनेट का इंटीग्रल पार्ट है। क्लियर है? इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से पूरी लाइफ सपोर्टिंग मैकेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। सो ये तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट एटमॉस्फेयर। अब नेक्स्ट है यहाँ से, अब यहाँ पे गिवन है एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ, यहाँ पे जो हाइट गिवन है वो कितनी गिवन है? 1600 किलोमीटर तक आपको एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अब जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड है इन 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लिथोस्फेयर की लेयर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है क्रस्ट, फिर उसके बाद आता है मैंटल, फिर उसके बाद आता है कोर, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है? कोर। उसके बाद आता है कोर, है ना। सो अब ये इसी तरह से एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। तो पहली लेयर कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और उसके बाद लास्टली आती है एग्जोस्फेयर। सो ये क्रोनोलॉजी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर टू एग्जॉस्फेयर, है ना। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन ये पूछ रखा है। अब यहाँ पर आप जूम करके देखो, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन, देखो CDS 2015 का, और यहाँ पे बोला है अरेंज द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वर्टिकली फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर से हमें इसको अरेंज करना है। तो ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद कौन सी आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो 2-3 हमारा होना चाहिए। तो दिस इज 2-3, और फिर उसके बाद आती है हमारी मेसोस्फेयर, और फिर लास्ट में आती है थर्मोस्फेयर। तो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या है? सी। तो देख लो, ये जो अपनी क्रोनोलॉजी है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने कब पूछा? NDA 2021 में। यहाँ पर भी सेम चीज़ यूपीएससी पूछ रहा है कि जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है आप उसको क्रोनोलॉजी वाइज लगा दो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले आएगा हमारा ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन उसके बाद मीसोस्फेयर, और उसके बाद थर्मोस्फेयर। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हू बहू, ठीक है। इसको बोलते हैं CP क्वेश्चन। CP मतलब कनॉट प्लेस नहीं, CP मतलब कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। तो PYQ बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है। तो दैट्स वाई मेरा जो मेन इंटेंशन रहता है वो यही रहता है कि आप सिर्फ स्टिक करें अपनी NCRTs और स्टैंडर्ड बुक्स अलॉन्ग विथ PYQs। PYQs आपके लिए पता है क्या है? इट इज़ अ मार्गदर्शक, जिसको हम बोलते हैं GPS। यार घर से बाहर निकलते हो कुछ अनजान जगह में अपने सफ़र के लिए, तो GPS ऑन करते हो ना, तो अपनी प्रिपरेशन में भी आपको GPS ऑन करके रखना है। और वो GPS क्या है? वो GPS है PYQs। PYQs आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे, है ना, और आप दाएं बाएं नहीं भटकोगे। क्लियर है? सो PYQs को बिल्कुल GPS की तरह चलना, के साथ साथ चलना है, ठीक है। ये आपको अच्छी डायरेक्शन देगा, और आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। सो अब यहाँ पर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के अगेन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन उसके बाद मीसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, और लास्ट है एग्जॉस्फेयर।
सो यहाँ तक हो गया हमारा। अब इस पैराग्राफ में बहुत थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है एंड वेरी सिंपल। यहाँ पे गिवन है कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन। एक सेकेंड मैं कवर इसको चेंज करूँ। इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कितना होता है 78% और ऑक्सीजन कितना होता है 21%, है ना। और यही पूरा हमारा एटमॉस्फेयर बना देता है। और बाकी जितनी भी गैसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज, वो सिर्फ 1% होती हैं बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मेन हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है। अब इसी बेस पे यहाँ पे यूपीएससी ने सीडीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको दिखा चुका हूँ कि यूपीएससी अपने 10 साल पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट कर चुका है। तो यूपीएससी की याददाश्त बहुत अच्छी है, वो अपने पीवाईक्यूज को भूलता नहीं है। ठीक है, तो आपको जितने भी आप पीवाईक्यूज लगा सको आप लगाओ। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन बोल रहा है एटमॉस्फेयर के जो गैसेज हैं उसको आप क्रोनोलॉजी लगाओ इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट आर्गन, फिर है फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है 2 नियॉन, अब थर्ड है हीलियम। अब देखो यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज टफर साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने ना ही नाइट्रोजन डाला और ना ही ऑक्सीजन डाला। अब ये चारों गैसेस क्या हैं? बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अब आपको क्या करना है, इसी के नोट्स बना लेने हैं कि यूपीएस की जो बिल्कुल माइनर गैसेस हैं उनका क्या वॉल्यूम कंपोजिशन है, उसको आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी आती है? आर्गन, फिर उसके बाद आती है CO2, फिर उसके बाद आती है नियॉन और फिर लास्ट में आती है हीलियम। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, आर्गन, CO2, नियॉन, हीलियम। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ गैसेस। ये माइनर गैसेस हैं। और इसी के साथ साथ आप और एक क्वेश्चन देख सकते हो। अब ये देखो यूपीएससी SCRA 2009 का पेपर है। बहुत बंदों को पता भी नहीं होगा कि SCRA कौन सा एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि अब ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट नहीं कराती। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो सेम है बट थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही ऐड कर रखा है। एक सेकेंड बस। यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे क्या होगा इन टर्म्स ऑफ देयर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग सबसे बड़ी कौन सी है? थर्ड नाइट्रोजन 78%, फिर उसके बाद आएगा ऑक्सीजन 21%, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे आर्गन और फिर CO2। क्लियर है? तो देखो ये वाला क्वेश्चन इससे सॉल्व हो रहा है डायरेक्टली यार। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। सेकेंड लार्जेस्ट पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है आफ्टर नाइट्रोजन, तो वो है ऑक्सीजन, NDA 2017 में। अगेन एक और क्वेश्चन देखो, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसका परसेंटेज पूछ रहा है। कितना है ऑक्सीजन? 21% और नाइट्रोजन कितना है? 78%। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? सो देखो यहाँ पे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 पीवाईक्यूज लगाए हैं और मैं चाहूँ ना यहाँ पे कम से कम 20 पीवाईक्यूज लगा दूँ सिर्फ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। सो दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, हाँ ये लाइन जस्ट मैं सबको अब यहाँ पे लाइन देखो, यहाँ पे क्या लिखे हुए है, क्या गिवन है कि द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। ठीक है, तो और तो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो वेरी करती है हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितना सी लेवल कम होगा डेंसिटी क्या होगी उतनी बढ़ेगी, और जितना आप ऊपर जाते रहोगे डेंसिटी क्या होगी? कम। और इसी वजह से जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, वो मैक्सिमम कहाँ पर है? सी लेवल पर। और सी लेवल स्टार्टिंग में कितना होता है? 0। ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और जितना जितना आप ऊपर जाते रहोगे वो ये रैपिडली क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, और इसी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं, देखो दिस इज अ माउंटेनियर एंड इन्होंने कोई पीक क्लाइंब करी है और यहाँ पे क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं बिकॉज वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे ये डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। और ऑल्सो जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। सो फटाफट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यू नो द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीजेस इन द डेंसिटी ऑफ एयर। हवा की जो डेंसिटी होती है वो कम होती रहती है, इस वजह से ऑक्सीजन लेवल भी क्या होता है? गिरता है। एंड दैट्स वाई दे हैव टू कैरी सिलेंडर्स, और टेम्परेचर भी क्या करेगा? गिरेगा। नेक्स्ट है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ
This varies from place to place. Some area experience high pressure और some areas experience low pressure. और इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से क्या होती है, विंड मूव करती है. और आपको पता होना चाहिए विंड मूव करती है, या एयर जिसको आप बोलते हैं, वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर. ठीक है. अब आपको बताना है कि हाई प्रेशर कब प्रोड्यूस होता है और लो प्रेशर कब फॉर्म होता है ना. तो जिसको ये पता है वो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताए. एंड जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ. देखो, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रेशर बनता है कम. ये चीज़ आपको याद रखनी है. क्लियर है. जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर होगा कम. मतलब समर्स में, गर्मियों के टाइम प्रेशर वहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर. और जहाँ पे सर्दियाँ हैं, विंटर्स हैं, जहाँ पे विंटर्स हैं वहाँ पे प्रेशर क्या बनेगा, हाई. क्लियर है. सो अब हमें पढ़ना है बायोस्फीयर के बारे में. व्हाट इज बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर क्या होता है, ये एक नैरो जोन होता है. ठीक है. तो ये नैरो कीवर्ड याद रखना है आपको. और ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और एट द सेम टाइम हाइड्रोस्फेयर आपको एक ही जगह मिल जाते हैं. उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर. और यहाँ पर ही क्या होता है, जो लाइफ होती है वो सपोर्ट करती है. और यही बायोस्फीयर का मैं आपको एक बार PYQ प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में दिखा चुका हूँ. अब लास्ट है, हमें पढ़ना है ये स्टेटमेंट. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर. एवरीवन नोज. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रॉपिक लेवल पढ़ा होगा, सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं. और इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, है ना. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. और ये बनाता है बायोस्फीयर के लिए बायोस्फीयर. और यहाँ पे सारी लाइफ क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं. अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें पढ़ना है लास्टली ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. और कुछ यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. सो यहाँ पे लिखा हुआ है एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज. और जो मैंने बाकी ये कट कर रखा है ना, दिस इज नथिंग. यहाँ पे 6th क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशन है. वो हमारे एज अ UPSC एस्पिरेंट नॉट इनफ, है ना. ये हमारे लिए इतना खास नहीं है, नॉट रिलेटेड टू आवर एग्जाम. तो इस वजह से मैंने इसको कट कर दिया. बट आप इसको एक बार रीड कर सकते हो. सो यहाँ से है एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल पल्यूट द एयर. ठीक है. एमिशंस निकलता है इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट वगैरह से. जैसे फॉर एग्जांपल CO2 इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर. और जब यही CO2 इंक्रीज होने लगता है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होता है, इट लीड्स टू ग्लोबल टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ता है ना. और इसी टेम्परेचर बढ़ने के फिनोमेना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. और इसी ग्लोबल वार्मिंग के कंसर्न में हर साल क्या होती है, कॉप. तो आपको बतानी है इस साल की कॉप 2025 कौन सी कंट्री में हो रही है. ये आपको बताना है, करंट अफेयर से कनेक्टेड है. और ये अभी अपकमिंग NDA CDS CAPF एग्जाम में पूछा जा सकता है. अब अब मैं आपको दिखाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस UPSC ने पूछे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, नॉट करेक्ट पूछा है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो इसका आंसर है नाइट्रोजन. क्लियर है. नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, आंसर इज नाइट्रोजन. तो आपको ये पता होना चाहिए वाटर वेपर हो, है ना, वाटर वेपर या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन, ये तीनों गैस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ग्लोबल वार्मिंग. बट नाइट्रोजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा है कि ओजोन लेयर. अब अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ओजोन लेयर तो पढ़ना ज़रूरी है. तो दैट्स वाई ओजोन लेयर का यहाँ पे वो देखो आप, CAPF 2015 में पूछा है कि मेजर फिनोमिना ओजोन लेयर का कहाँ पे देखा जाता है. तो वो है ट्रोपोस्फेयर में, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना. स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर की ओजोन लेयर वहाँ पे अवेलेबल है. अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ ग्रीन हाउस गैस. अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ग्रीन हाउस गैस है. ठीक है. तो रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो इसका आंसर है CO2, जो भी हमने यहाँ पर अभी बुक में पढ़ा, है ना. CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. अब आपको ये चीज़ें रखनी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों आर नॉट रिस्पॉन्सिबल.
अलॉन्ग विथ कौन सा, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एनसीईआरटी में नोट्स बना सकते हो, एक यहाँ पे लिखो रिस्पॉन्सिबल और यहाँ पे लिखो नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना, नॉट रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पे आप गैसेस के नाम लिख दो। तो यहाँ पे आपका ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस कंप्लीट हो गई। अब यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से उस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। अब एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आया था ग्लोबल डिमिंग से रिलेटेड, जो कि यूपीएससी ने पूछा है CDS 2024 में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच आर द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग, एवरीवन नोज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग बट व्हाट इज ग्लोबल डिमिंग। तो ये होता है फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकल्स, ठीक है, टेम्परेचर का गिरना, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिमिंग। और यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने कहाँ से पूछा है, पूछा था CDS 2013 में। तो बिल्कुल हूबहू PYQ है। ग्लोबल डिमिंग मीन्स ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट इन रेडियंस एट द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे हूबहू टेम्परेचर की बात हो रही है, जो कि क्या हो रही है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल डिमिंग, है ना। सो दैट्स वाई राजपाल यादव जी इज सेइंग, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, क्योंकि जिन्होंने CDS 1 2024 दिया होगा तो वो इस क्वेश्चन को कुछ और ही समझ रहे होंगे, बट ये कुछ और क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्टली PYQ है। तो हर वीडियो में मैं आपको PYQ की इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा। सो जो इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं वो GS में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। और यहाँ पे ऐसे ही एट द सेम टाइम एक और PYQ है अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफाइज द राइज इन ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज द राइज ऑफ ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। यस, ये जो उन्होंने रीजन दिया है जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होता है, ए। सो यार दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और बस अगर आपको यू नो वीडियोस पसंद आ रही हैं तो यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपकी सारी NCERTs कवर करा दूंगा जो कि आपकी UPSC की डिमांड को बीट करेगा, प्रॉपरली बीट करेगा। और बाकी कुछ और बात करने के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ये रहा, है ना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ भी आपको प्रथम अस्त्र से रिगार्डेड कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप वो मेरे इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो, 8860288368। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।